एक बार शहर के सबसे पुराने पुस्तकालय में प्रदर्शनी लगी। बहुत से पाठक और लेखकगण वहां पहुंचे। उन्हीं में कॉलेज का ग्रुप भी शामिल था, जिसमें राहुल, रघु, निशा और उनके 4 दोस्त थे। उन लोगों को नए जमाने के लेखकों में ज़्यादा रुचि थी, इसीलिए वो उनकी ही किताबें देख रहे थे। रघु को पुराने साहित्य में ज़्यादा रुचि होने के कारण उसकी नज़रें तो बस पुराने साहित्य पर ही टिकी थीं। तभी उसकी नज़र एक किताब को देखकर ठहर गई। वो किताब एक पुराने चमड़े के बने कवर में बहुत पुरानी कलाकृति की तरह लग रही थी। रघु उस किताब को उठाकर उलट पुलट करके देखने लगा। किताब के शीर्षक को देखकर रघु अचंभित हो गया। किताब का शीर्षक था कहानी की कहानी। रघु को यह किताब बहुत पसंद आई। वो उसे लेकर काउंटर पर बिलिंग करवाने गया। काउंटर पर बैठी लाइब्रेरियन ने उस किताब को देखा और उस किताब की जानकारी अपने कंप्यूटर में सर्च करने लगी, लेकिन उसकी लिस्ट में ये किताब मिली ही नहीं। उसने कहा, सर ये किताब तो हमारे इन्वेंटरी में मिली नहीं रही है, आप इसे नहीं खरीद सकते। रघु थोड़ा निराश हो गया। उसने बड़े आदर सहित कहा, मैम थोड़ी कोशिश करें, शायद इस परेशानी का कोई हल निकल आए। थोड़ा उलट पुलट करने के बाद लाइब्रेरियन ने कहा, सर आप चाहें तो इसे इसके प्रिंट रेट पर मैं आपको दे सकती हूँ, पर थोड़ी महंगी है। इसका रेट कुछ 2000 करीब होगा, पर आप इस किताब को आफ्टर डिस्काउंट 1100 रुपये में ले जा सकते हैं। रघु खुश हो गया। उसने भुगतान के बाद उस किताब को ले लिया। उसके सारे दोस्त इस किताब को ले जाने पर उसकी खिंचाई कर रहे थे, पर रघु इस किताब को लेकर बहुत खुश था और अब जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर इस किताब को पढ़ना चाह रहा था। सारे दोस्त उस प्रदर्शनी से निकलकर कॉलेज पहुंच गए और फिर कॉलेज से क्लासेस खत्म करने के बाद घर। रघु इस किताब को पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक था। रघु घर पहुंचा और उसने खाना खाने के बाद उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। पहले वो किताब का शीर्षक और प्रस्तावना इत्यादि को पढ़कर उस किताब के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि वो किताब उसे बहुत ही रहस्यमयी लग रही थी। उसने उस किताब की पब्लिशिंग ईयर को देखा जो 1605 थी। रघु इतनी पुरानी किताब पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एंटिक किताब के रूप में उसे कोई नायाब तोहफा मिल गया हो। उसने उस किताब के लेखक और प्रस्तावना इत्यादि के बारे में पढ़ा और थककर सो गया। सुबह रघु की माँ ने रघु को जगाने के लिए जब दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर कुछ गिरने की आवाज़ सी आई। उसकी माँ रघु रघु की आवाज़ लगाती रही, मगर अंदर से कुछ खटर पटर की आवाज़ तो आती, पर दरवाज़ा नहीं खुला। जब उसके पिताजी ने आकर दरवाजे को 2-3 धक्के लगाए तो दरवाजे की कुंडी टूट गई और दरवाज़ा खुल गया। कमरे के अंदर का सारा सामान अस्त व्यस्त था। रघु एक कोने में डरा सा बैठा और कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। जब माँ उसके पास गई तो रघु उन्हें देखकर डर के मारे चिल्लाने लगा, नहीं मेरे पास मत आओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझसे दूर चले जाओ। माँ उसकी चीखों से डर कर बाहर आ गई। उसके पिताजी जब उसके पास जाने की कोशिश करते तो रघु और ज़्यादा चिल्लाने लगता। रघु के पिताजी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। आखिर हो क्या रहा है, क्या हो गया है रघु को। उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब भी रघु के पास जाने लगे तो रघु वैसे ही चीखता रहा। डॉक्टर साहब ने रघु के माता पिता की मदद से रघु को नींद का इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाइयाँ देकर बोले, रघु की हालत अच्छी नहीं है, इसे जल्द से जल्द किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कराना ज़रूरी है, नहीं तो मानसिक ब्रेकडाउन का खतरा है। इसकी हालत और आंखें देखकर यह लग रहा है मानो ये किसी बहुत बड़े दर्द से गुजरा हो। पर डॉक्टर साहब, ये तो रात में अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, रघु की माँ ने कहा। कई बार ये लक्षण अचानक ही दिखने शुरू होते हैं। आप लोग इसका ख्याल रखें और जल्द से जल्द किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कराएं इसको, डॉक्टर ने बताया। उसी शाम तक रघु को एक नामी ग्रामी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करा दिया गया। सारे टेस्ट किए गए मगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रघु का चीखना चिल्लाना कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब वो अपने आप को नोचने काटने की कोशिश भी करने लगा। डॉक्टर और नर्स उसकी इन हरकतों से परेशान हो गए। कभी कभी तो रघु खुद को मारने की कोशिश करता, लेकिन नर्स या वार्ड बॉय की सतर्कता के कारण बच जाता। रघु जब भी होश में आता उसकी नज़रें इधर उधर कुछ ढूंढती रहती,
किसी खास दिशा में देखते ही उसकी आंखें खौफ से फैल जाती, शरीर के रोए रोए खड़े हो जाते। फिर जब तक उसे होश रहता कुछ मंत्र बुदबुदाते रहता। आखिर एक दिन रघु को अपने खौफ से मुक्ति मिली गई, या यूं कहें रघु अपने खौफ से हार गया था। उस दिन रघु टॉयलेट जाने के बहाने बेड से उठा और गैलरी की तरफ चला गया। वहीं गैलरी में से नीचे को छलांग लगा दी। उसके साथ ही उसकी यह लीला समाप्त हो गई। उसके सारे दोस्त और जानने वाले सभी सदमे में थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया। रघु की अंतिम क्रियाक्रम में उसके सारे दोस्त शामिल थे। राहुल की कुछ किताबें रघु मांग कर ले आया था। राहुल ने रघु की माँ को बताया तो रघु की माँ ने रघु के कमरे की तरफ इशारा किया और कहा वहीं पे होंगी, वही उसका कमरा है। राहुल रघु के कमरे में पहुंचा और अपनी किताबों को निकालने लगा। उसे बेड पर पड़ी हुई वही किताब नजर आई। न जाने किस आकर्षण में बंधकर राहुल ने वो किताब ले ली। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। एक दिन कॉलेज से लौटने के बाद राहुल अपने कमरे में गया। कमरे में जाकर उसने उसी कहानी की किताब को उलट पुलट कर देखना चालू कर दिया। उस किताब में लिखा पब्लिशिंग डेट और प्राइस का सिंबल उसको कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने इंटरनेट पर उस सिंबल को सर्च किया। घंटों की खोजबीन के बाद उसे उन सिंबल्स का मतलब पता चल गया। वो सिंबल मायनियर और उनकी मुद्रा का था। इस हिसाब से वो पुस्तक 1500 ईसा पूर्व की थी, मतलब उस समय से लगभग 3500 साल पुरानी। अब उसे इस किताब में इंटरेस्ट आने लगा। वो इसे पढ़ना चाह रहा था। अगली सुबह जब राहुल के पिताजी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे तो उन्हें ख्याल आया राहुल अभी तक सो रहा है, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। राहुल के पिताजी राहुल को जगाने उसके कमरे में गए। कमरे की हालत देखकर उनको धक्का लगा। बेड पर राहुल की हालत देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। बेड पर राहुल किसी नमन की मुद्रा में बैठा हुआ था। उसका शरीर बिल्कुल काला पड़ चुका था। उसके शरीर पर बहुत सारी चोटों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उसके शरीर पर बहुत सख्ती से वार किया है। पास जाकर देखने पर पता चला उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो गई थी। राहुल के पिताजी को ये देखकर चक्कर आने लगा। वो वहीं गिरकर बेहोश हो गए। कुछ देर में उनका नौकर श्याम ढूंढता हुआ उस कमरे में आया और ये सब देखकर चिल्लाते हुए बाहर भाग गया। अगल बगल के पड़ोसी श्याम की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आए और श्याम से पूछा क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रहे हो। श्याम खून खून बोलता और घर की तरफ इशारा करता रहा। पड़ोसी अंदर आए और कमरे में मृत राहुल और बेहोश शर्मा जी को देखकर पुलिस को खबर कर दिए। थोड़ी देर में पुलिस वहां आ गई और शर्मा जी को भी होश आ गया। पुलिसकर्मी अपने काम में लग गए। उन्हें इस तरह की लाश मिलने पर बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। इंस्पेक्टर राज उनका लीडर, उसके पूरे कैरियर में इस तरह की मौत की घटना से कभी रूबरू नहीं हुआ था। उन्होंने शर्मा जी, उनके पड़ोसियों और नौकर श्याम के बयान लेना शुरू कर दिया। शर्मा जी, आपको किसी पर शक है? राहुल की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, राहुल को तो पढ़ाई के अलावा अन्य कोई जुनून ही नहीं था। उसकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? मुझे किसी पर भी शक नहीं है। पता नहीं किसकी नज़र मेरे बेटे को लग गई, सिसकियों के साथ शर्मा जी ने बताया। नौकर श्याम और पड़ोसियों से भी इंस्पेक्टर राज ने 2-4 सवाल किए और कहा यह कमरा हम सील कर रहे हैं और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ पता चलेगा। इसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज़ कर मृत बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कमरे को सील करके सारे पुलिस वाले बाहर चले गए। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद राहुल का शव उनके परिवारजनों को सौंप दिया गया। दूसरे दिन इंस्पेक्टर राज के टेबल पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी। इंस्पेक्टर राज उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अपना सर खुजा रहे थे। उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये मर्डर है या किसी घातक बीमारी की वजह से जान गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सदमे की वजह से मृत्यु बताई गई थी। उसके साथ ही किसी भारी हथियार से शरीर पर चोटों के निशान भी पाए गए थे। डेड बॉडी के रक्त में थायरोक्सिन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ ही रक्त की मात्रा में कमी पाई जाना किसी मर्डर प्लान की ओर इशारा कर रहे थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट में घर में जबरन घुसने का कोई निशान नहीं मिला। किसी दूसरे के न कोई फिंगरप्रिंट मिले और न ही कुछ संदिग्ध मिला। इंस्पेक्टर राज ने राहुल के कमरे का फिर से मुआयना करने का सोचा
और निकल पड़े अपने अर्दली मनोज को लेकर। श्याम उन्हें दरवाजे पर ही मिल गया। राज ने श्याम से पूछा, शर्मा जी कहाँ हैं? श्याम राज को लेकर शर्मा जी के कमरे में गया। राज ने शर्मा जी से कहा, शर्मा जी हम राहुल के कमरे का मुआयना करना चाहते हैं, आप भी हमारे साथ रहें। शर्मा जी राज को लेकर राहुल के कमरे में चले गए। राज ने सरसरी निगाहें पूरे कमरे में दौड़ाई, लेकिन उसके मतलब का उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। राज ने हर तरफ देखा, अलमारी, बेड, टेबल, सब कुछ। उसके काम की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई। राज ने सोच रखा था, आया हूँ तो कुछ ना कुछ ढूंढ कर ही जाऊँगा। उसकी नज़र बेड पर पड़े उस किताब पर पड़ी। किताब उसे कुछ अजीब सी लगी। उसने शर्मा जी से उस किताब के बारे में पूछा तो शर्मा जी ने अनभिज्ञता जाहिर की। उस किताब को देख राज के दिमाग में कुछ खटका। उसने शर्मा जी से कहा, क्या मैं इस किताब को अपने साथ ले जा सकता हूँ? शर्मा जी ने राज को किताब ले जाने की अनुमति दे दी। राज उस किताब को लेकर थाने पहुँचा और उसे अपनी अलमारी में रख दिया। उसके बाद अपने नियमित काम करने में उलझ गया। कुछ दिन वो किताब राज की अलमारी में ऐसे ही पड़ी रही। एक दिन राज को उस किताब की याद आई। शाम का समय हो चुका था। राज ने सोचा, इस किताब को घर ले जाकर देखता हूँ। बड़ी अजीब किताब है, पता नहीं इस लड़के को ये किताब कहाँ से मिली होगी। अगले दिन राज ऑफिस नहीं पहुँचा। उसके अर्दली मनोज ने राज को फ़ोन भी किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। थक हार कर मनोज राज के घर पहुँचा। वहाँ पहुँचने पर मनोज को कुछ तो असामान्य लगा। राज के घर का दरवाज़ा बंद था। आज का अखबार और दूध का पैकेट भी बाहर रखा था। मनोज ने कई बार राज को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मनोज के मन में किसी अनिष्ट की आशंका हुई। उसने तुरंत ऑफिस फ़ोन करके अपने सहयोगियों को बुलाया और हालात से अवगत कराया। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिसकर्मी पहुँच गए। उन्होंने राज के घर का दरवाज़ा धक्के मारकर तोड़ दिया। उसके बाद सब लोग राज के कमरे में पहुँचे। राज के कमरे की भी हालत बिल्कुल राहुल के कमरे जैसी थी। उसी प्रणाम की मुद्रा में राज बैठा हुआ था। उसकी भी जान जा चुकी थी। उसके शरीर का रंग काला पड़ चुका था। पुलिस वाले ये सब देखकर सन्न रह गए। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाया और राज की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। कुछ छानबीन करने के बाद उन्होंने राज के परिजनों को इस दुर्घटना की खबर दी। राज के घर को सील करने के बाद पुलिस अधीक्षक को खबर कर दी गई।